डियर स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये सेकंड यूनिट है, एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी कि हमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उनमें एडिशन रिएक्शंस कैसे होंगी, बस वही हमें डिस्कस करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिस्टिक एंड स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इसमें हमें क्या करना है वही हम इसमें देखते हैं। तो द रिएक्शंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स इन विच वीक पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड इज रिप्लेस्ड बाय टू न्यू स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड्स। तो अ रिएक्शन ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। देखिए, आप लोगों को पता ही है, ये हमारा कार्बन कार्बन, मैंने आपके सामने एक डबल बॉन्ड बना रखा है। तो इसमें क्या है, एडिशन हमें करना हो अगर, तो दोनों कार्बन पर एडिशन होगा। और वो एडिशन होता कैसे है, इसमें आप लोगों को पता ही होगा कि कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड हमारे पास है तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि पाई बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जो बॉन्ड वीक होगा वही बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। तो इस एडिशन रिएक्शन में एक्चुअली एडिशन जैसे नाम से भी क्लियर हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐड होगा और डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होगा। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होने का मतलब इस कार्बन पर एडिशन हो सकता है और इस कार्बन पर एडिशन हो सकता है, ठीक है। तो इस एडिशन रिएक्शन में होगा क्या कि ये पाई बॉन्ड जो है, यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा। और जब हम इसका एडक्ट बनाएंगे, जब देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, यानी कि एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड था। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बचा है, यानी कि जो हमारा पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हमें जो कोई भी जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये नए सिग्मा बॉन्ड्स बने, यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर ऑलरेडी ये एक सिग्मा बॉन्ड था, ये एक सिग्मा बॉन्ड था, तो यहाँ पर भी एक सिग्मा और ये सिग्मा बॉन्ड है ही, ठीक है। और यहाँ पर एक नया सिग्मा बॉन्ड, यानी ये एक नया सिग्मा बॉन्ड और ये एक नया सिग्मा बॉन्ड, तो दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जो इस टाइप की रिएक्शन होती है उसे हम एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। और इस रिएक्शन को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो ये AB जो है हमारा वो रीएजेंट कहलाता है, ठीक। और C डबल बॉन्ड C को हम यहाँ पर सबस्ट्रेट बोलेंगे। जिस पर भी अटैक होगा रिएजेंट का वो सबस्ट्रेट, और जो भी रिएक्शन, दोनों की रिएक्शन के बाद जो भी चीज बनेगी उसको हम प्रोडक्ट बोल देते हैं, ठीक। तो एडिशन रिएक्शन में एक्चुअली होगा क्या कि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, और वो बॉन्ड कौन सा, वो पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है। और जो ये रिएजेंट हमारा है A और B, ये कार्बन कार्बन जो हमारा मल्टीपल बॉन्ड था या डबल बॉन्ड था उसके अक्रॉस, यानी दोनों कार्बन से जाकर ये जुड़ जाएंगे, एक कार्बन से A और एक कार्बन से B। तो एक पाई बॉन्ड टूटा और दो नए सिग्मा बॉन्ड बने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि इन द एडिशन रिएक्शंस an unsaturated molecule and a reagent to give saturated compound। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन में हुआ क्या, देखिए, जितने भी हमारे C डबल बॉन्ड C हैं या C ट्रिपल बॉन्ड C हैं, ये सब हमारे कहलाते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक। और जब सिग्मा बॉन्ड हो खाली, यानी C सिंगल बॉन्ड C है, तो इनको हम बोल देते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इस एडिशन रिएक्शन में हुआ क्या कि जो ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड था वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये कार्बन हमारा, अब अगर ये हमारे पास ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इस कार्बन का आपको या इस कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये बात मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ कि अगर हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है एकदम क्विक वे में, तो हमें सिर्फ इतना करना होता है कि कार्बन के अराउंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड हो, जैसे कि अगर हम प्रोडक्ट के केस में देखें, प्रोडक्ट में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये और चौथा सिग्मा बॉन्ड ये। तो अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। ये हमें सिर्फ इससे मालूम पड़ जाता है। देखिए, इसमें 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, तो 3 + 1 यानी 3 + 1 कितना हो गया, 4। यहाँ पर 2 p ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। अगर कार्बन इस तरह से हो, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर कोई पूछे इस कार्बन का,
तो इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी दोनों जो होते हैं वो हमारे पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है ये, और एक सिग्मा बॉन्ड ये है। ठीक है, तो इसका यानी कुल मिलाकर 2 सिग्मा बॉन्ड है, और 2 सिग्मा बॉन्ड अगर होते हैं तो कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp, क्योंकि एक s है और एक p है, तो 1 + 1 = 2। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये हो गया हमारा sp2 कार्बन, और जो यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन था वो था हमारा sp3 कार्बन। तो sp2 कार्बन जो हैं वो sp3 कार्बन में चेंज हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, और इसको हम ऐसे भी, तो मतलब हमने पूरा देखा कि एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शंस जो हैं पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती हैं, जो इसमें नीचे लिखा हुआ भी है। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो ये पाई बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, जिन भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड होता है वो कंपाउंड हमारे हाई एनर्जी होते हैं। क्यों हाई एनर्जी क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें पाई बॉन्ड है वीक बॉन्ड इजीली टूट सकता है। तो जब ये इजीली टूट जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं कि कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर स्टेबिलिटी जिन कंपाउंड्स की कम होगी उनमें एनर्जी हाई हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के ठीक उल्टा चलते हैं। अगर हमारे पास स्टेबिलिटी जो है कम है मॉलिक्यूल की, तो उसकी स्टेबिलिटी अगर हमारी कम है तो एनर्जी जो है उसकी ज़्यादा होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी कम क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, वो इजीली टूट सकता है। तो ये थोड़ा अनस्टेबल कंपाउंड हुआ, इसलिए हाई एनर्जी कंपाउंड है। यहाँ पर जितने भी बॉन्ड्स हैं सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बना। तो जो स्टेबल कंपाउंड होता है उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक हाई एनर्जी कंपाउंड एडिशन रिएक्शंस के थ्रू एक लो एनर्जी कंपाउंड में चेंज हो गया। और जब शुरू में इसकी हाई एनर्जी थी और बाद में इसकी लो एनर्जी हुई, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है जिन रिएक्शंस में, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोल देते हैं। तो इसलिए एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे थे कि इन रिएक्शंस में एडिशन होता है इस रिएजेंट का। तो जो यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन होता है वो आयन का एडिशन भी हो सकता है या वो किसी रेडिकल का एडिशन भी हो सकता है। तो जब आयन का एडिशन होगा तो ऐसी रिएक्शंस को हम आयन एडिशन रिएक्शंस बोलेंगे। जब रेडिकल का एडिशन होगा तो हम उसको रेडिकल एडिशन रिएक्शंस बोलेंगे। आयन में क्या हो सकता है, आयन एडिशन रिएक्शंस जनरली पोलर सॉल्वेंट्स में होती हैं और रेडिकल रिएक्शंस जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होती हैं। अब ये आयन क्या हो सकते हैं, आयन हमारे हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। रेडिकल हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे किसी भी कोई भी हमारा स्पीशीज है उस पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमारे रेडिकल्स कहलाते हैं, फ्री रेडिकल्स जिनको आप बोल सकते हैं। होमोलिटिक फिशन से हमेशा फ्री रेडिकल्स बनते हैं, हेट्रोलिटिक फिशन से हमेशा कार्बन आयन या फिर कार्बोनियम आयन बनते हैं। तो वो सब कुछ तो खैर आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आएंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे आयन एडिशन रिएक्शंस की और रेडिकल एडिशन रिएक्शंस की। तो आयन एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल भी इस डबल बॉन्ड से, मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को ही इस डबल बॉन्ड से अटैच्ड होना है। तो अगर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड पर अटैक करे, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन को इनिशिएट करे या स्टार्ट करे तो ऐसी रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोल देते हैं। और अगर सबसे पहले अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो, न्यूक्लियोफाइल में सॉरी मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ये नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव होगा और न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल इस डबल बॉन्ड पर पहले अटैक करे तो ऐसी रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो आज हम सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो अब हम इसकी एडिशन रिएक्शंस यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की हम मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हमारा अगर इलेक्ट्रोफाइल किसी रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है, मतलब इस एडिशन रिएक्शन को अगर इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट कर रहा है, इनिशिएट मतलब स्टार्ट कर रहा है, तो रिएक्शंस को हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। और इसकी मैकेनिज्म को अगर हमें समझना है तो हमने ये जनरल रिएक्शन ले ली। तो C डबल बॉन्ड C यानी कि जो हमारा सबस्ट्रेट है, E और NU यानी ये हमारा रिएजेंट है। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। E मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, NU मीन्स न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और मैं ये समझ रही हूँ कि आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा, तो ज़्यादा तो नहीं बता रही। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं हमारे, जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, ये हमेशा वहाँ पर, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं,
यानी ये इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेंगे, इसलिए खुद पर इन पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे लुईस एसिड्स होते हैं। लुईस एसिड ये BF3। BF3 में क्या है, हम BF3 को कैसे दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो अगर हम बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये। B और F के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये। तो बोरॉन के अराउंड कुल मिलाकर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और नॉर्मली क्या होना है, सेंट्रल मेटल एटम को 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम ऑक्टेट कंप्लीट होना मानते हैं ना, कि अगर वो स्टेबल माना जाता है अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन पर अटैक कर सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग ही तो हो गया। तो जितने भी हमारे लुईस एसिड्स हैं, इनको हम लुईस एसिड बोलते हैं। लुईस एसिड्स, ये आप लोगों को छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, और अगर आपको नहीं आया तो मैं बता रही हूँ कि लुईस एसिड्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को क्यों एक्सेप्ट करें, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज है जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां पर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, तो इसलिए जहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर अटैक करेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल पर होता है नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है या इन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे अमोनिया है हमारा, अमोनिया पर कोई चार्ज तो नहीं है लेकिन नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इजीली इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो अगर डोनेट कर सकता है तो ये हमारे होते हैं लुईस बेसिस। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल हमारे लुईस एसिड है और न्यूक्लियोफाइल हमारे लुईस बेसिस हैं। जो इलेक्ट्रॉन को दे सकता हो वो बेस है, जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है वो एसिड है, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां पर अटैक करेंगे, ये न्यूक्लियस पर अटैक करते हैं। न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस में क्या होता है, नाभिक क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन पर तो आपको पता है कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। इसलिए न्यूक्लियोफाइल को हम कहेंगे कि वो न्यूक्लियस पर अटैक करेंगे, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पर अटैक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, बाकी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, BSc में, इंटर में हम लोग पढ़ते ही आए हैं। थोड़ा सा आप, अगर आपको नहीं आता तो पहले आप वो कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं, उसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए हमारी जो मैकेनिज्म है रिएक्शंस की, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो सब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर ही बेस्ड होती है। तो आपको अगर यही नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं तो फिर आप रिएक्शन नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट है हमारा और ये रिएजेंट, रिएजेंट हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से मिलकर बना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फिर से वही एक पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो गया। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में, और ये 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी हमने यहाँ दिखा दिए इसके, और इस कार्बन के हमने 2 बॉन्ड ये दिखा दिए। तो बाकी क्या बचे, ये नया सिग्मा बॉन्ड बना और ये भी एक नया सिग्मा बॉन्ड बना। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों जाकर जुड़ गए, एक कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और दूसरे कार्बन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, तो ऐड हो गया। जो हमारा रिएजेंट था वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऐड हो गया। तो ये एडिशन रिएक्शंस है। अब हमें कैसे मालूम पड़ा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रोफाइल ने इस प्रोसेस को इनिशिएट किया होगा, और ये बात हमें इसके मैकेनिज्म में जाके मालूम पड़ती है। तो देखिए, तो इसमें लिखा है कि द रीजन अबव एंड बिलो अ डबल बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच। क्यों है वो इलेक्ट्रॉन रिच, बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड। अब आपको पता होगा कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। पाई बॉन्ड बना हमारा, देखिए इस कार्बन पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा और इस कार्बन का भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा, और इन दोनों के बीच में जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, 2 p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इस कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के ऊपर की साइड और नीचे की साइड होती है। तो जो कार्बन कार्बन का ये जो प्लेन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो ये प्लेन है, प्लेन से ऊपर की साइड जो रीजन हुआ और प्लेन से जो नीचे की साइड रीजन हुआ, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ऑर्बिटल्स के जो लोब्स होते हैं वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ऊपर और नीचे यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अब क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली पाई बॉन्ड्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्ट एज लुईस बेसिस। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच हुए, जो हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर, मतलब बिहेव कर सकते हैं। जो भी चीज इलेक्ट्रॉन रिच होती है वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये लुईस बेस की तरह,
लुईस बेस भी तो वही है, जिन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वही हमारे लुईस बेस होते हैं। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स हैं उनकी टेंडेंसी है लुईस बेस की तरह एक्ट करने की। और जो हमारा रिएजेंट है, द रिएजेंट NU कैन बी थॉट ऑफ एज बीइंग डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। और हमने रिएजेंट को हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिविजिबल है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा E+ जो है, इज अट्रैक्टेड टू द क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्योंकि देखिए ये हमारी जो हमारा मैंने आपके सामने ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बनाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल जो है इजीली अटैक कर सकता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो हमारी एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड जो कार्बन है हमारे, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इजीली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। अट्रैक्शन कहाँ पर होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस कार्बन कार्बन बॉन्ड पे हमारा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट हो गया पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ एंड कैन बी एम्बेडेड इन इट, यानी कि एम्बेडेड मीन्स फर्मली अटैच हो जाता है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इन ऑर्बिटल से फर्मली अटैच हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। ठीक है, फिर सिंस इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएटेड दिस कॉन्टैक्ट, तो अब क्या हुआ, इस रिएजेंट में से सबसे पहले क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड की तरफ अट्रैक्टेड हुआ, यानी जो इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था जहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो गई थी हमारी सबस्ट्रेट, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल था ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो स्टार्ट किसने किया? रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोफाइल था उसने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया, क्योंकि वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो इसलिए ये रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। तो अब ये तो अट्रैक्ट हुआ, अब फिर इसको हम क्या देख सकते हैं आगे, नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि the species that results from the interaction of pi electron cloud of carbon carbon double bond with an electrophile is known as pi complex। तो जो ये इंटरेक्शन हुआ दोनों का, किसका इंटरेक्शन? इलेक्ट्रोफाइल का, ये हमने यहाँ दिखा रखा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो जब दोनों का इंटरेक्शन हुआ उस इंटरेक्शन से यहाँ पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये पाई कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर इस तरह से भी दिखा सकते हैं आप इसको, और चाहे आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल का एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल इस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ इजीली ओवरलैप कर सकता है। तो ये इस तरह से दोनों की ओवरलैपिंग दिखाई गई है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एम्बेडेड है या इससे फर्मली अटैच है, ये पूरा इससे जुड़ गया यहाँ पर, तो ये पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस पाई कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के दौरान होगा क्या कि ड्यूरिंग द इंटरेक्शन वैकेंट ऑर्बिटल ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल का खाली ऑर्बिटल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है इसका खाली ऑर्बिटल जो होगा दैट ओवरलैप्स अ पाई ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड, और इसका ये पाई ऑर्बिटल है, जो दो पी ऑर्बिटल आपस में, एक्चुअली पाई बॉन्ड क्या है, वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो यहाँ जो दोनों कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल थे, दोनों ने आपस में इंटरेक्शन किया, तो जो इंटरेक्शन से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ उसको हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देते हैं, और या हम इसको पाई इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो या पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो ये इंटरेक्शन हुआ इस पाई बॉन्ड का और इस एटॉमिक जो इसका वैकेंट ऑर्बिटल था, इलेक्ट्रोफाइल का वैकेंट ऑर्बिटल और इसका ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों के बीच में इंटरेक्शन था, और उस इंटरेक्शन से हमारे पास ये जो बन के आया, ये हमारे पास पाई कॉम्प्लेक्स बन के आया। अब क्या लिखा है कि इन दिस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर एटम। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने दिखा रखा है, ये एरो से इस तरह से दिखा रखा है, किसी पाई कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोफाइल किसी भी एटम से, किसी भी कार्बन एटम से अटैच नहीं है। ठीक है, उस वहां पर क्या है, सिर्फ इंटरेक्शन है, यानी कि जो इसका खाली ऑर्बिटल था वो इसके पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ सिर्फ अटैच्ड हो गया है। ठीक, अभी इलेक्ट्रोफाइल किसी पर्टिकुलर कार्बन एटम से अटैच नहीं हुआ है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल किसी पर्टिकुलर कार्बन एटम से अटैच ना हो तो हम उसको पाई कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, और ये पाई कॉम्प्लेक्स यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक, अब क्या होगा, अब धीरे धीरे ये जो पाई कॉम्प्लेक्स है ये एक कार्बोकैटायन में चेंज होगा। तो the pi complex then may change to a carbocation through the formation of a sigma bond between the electrophile and any one of the double bonded carbon।
देखो ये हमारा पाई कॉम्प्लेक्स था। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, और ये क्या दिखा रखा है, ये वही पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रोफाइल के वैकेंट ऑर्बिटल का इंटरेक्शन दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये पाई कॉम्प्लेक्स बना। तो धीरे धीरे ये किसी एक कार्बन से जुड़ जाएगा। तो जब ये किसी एक कार्बन से जुड़ जाएगा तो हम यहाँ दिखा सकते हैं, तो जिस कार्बन से ये जुड़ा तो जाहिर सी बात है यहाँ जो हमारा, देखिए ये हुआ कैसे होगा, ये C डबल बॉन्ड C है। ठीक है, तो अब हमने इसको इस कार्बन से जुड़ता हुआ दिखाया, तो अगर ये पाई बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और दोनों कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है उसी से जाकर अटैच होगा, तो उससे जाकर तो ये अटैच हो गया, और दोनों का यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों चार्ज खत्म हो जाएंगे, और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हमारा एज इट इज रहेगा। तो वही पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखाई दिया हुआ है, और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऐसी स्पीशीज को हम कार्बोकैटायन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म हो गया, तो पाई कॉम्प्लेक्स से फाइनली कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। अब नीचे लिखा हुआ है कि इफ द इलेक्ट्रोफाइल हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स then a three-membered cyclic cation results in which the electrophile forms two bonds with two carbon atoms of the C double bond C and bears a positive charge। देखिए अगर इस कार्बोकैटायन पर कोई हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, तो अब क्या हो सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन को दे सकता है क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि बॉन्ड कैसे बनेगा, देखिए बॉन्ड ऐसे बना, जब हम इसको ये ऐसे शो किया और बॉन्ड बनेगा, हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये और ये तो इस पे पहले से ही बना हुआ था, और ये बॉन्ड बना हुआ है, इसमें ऑलरेडी एक बॉन्ड है ही पहले से। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो आप दो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं ना, ये वाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रह गया और सिर्फ इसने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया है। ठीक है, तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया तो इसलिए इस इलेक्ट्रोफाइल पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये तो पूरा बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, यानी ये वाला पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज अब इस इलेक्ट्रोफाइल पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक साइक्लिक कैटायन जो है हमारे पास बन के आएगा। और इस साइक्लिक कैटायन में दिखाया हुआ है क्या है कि इस इलेक्ट्रोफाइल ने दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, और खुद पर इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये साइक्लिक कैटायन तभी बनेगा जब इस इलेक्ट्रोफाइल पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इस पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तब कोई साइक्लिक कैटायन यहां पर नहीं बन सकता। ठीक, तो हम जो दिखा सकते हैं कि कार्बोकैटायन, अब जो हमारे पास तो कार्बोकैटायन बन गया। ठीक, अब इस कार्बोकैटायन पर ये न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, जो हमारा रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल था। भाई रिएजेंट के इलेक्ट्रोफाइल ही तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हुआ, लेकिन अभी न्यूक्लियोफाइल तो बचा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल पर है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज किस कार्बन पर अटैक करेगा, एक से तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और दूसरे कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया था, अभी अभी हमने दिखाया था ना, ये इस तरह से दिखाया था मैंने, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल था इस तरह से। ठीक है, तो बस वही चीज यहाँ पर दिखा रखी है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कार्बन के आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी इसके पास एक बॉन्ड की कमी है। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, हम ये भी तो कह सकते, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो जो इसका ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल दिखा रखा है इस कार्बन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज हमने तो सिर्फ इसको ऑर्बिटल के शेप में दिखा रखा है, आप चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अब इस कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, अब जब इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो यानी जो न्यूक्लियोफाइल का जो ऑर्बिटल है जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इस खाली और कार्बन के खाली ऑर्बिटल के साथ दोनों ओवरलैप करेंगे, और जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो इस कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। वही बॉन्ड यहाँ पर बना के दिखा रखा है। तो चाहे तो आप इस वाले बीच का अगर आपको नहीं समझ में आया कि ऑर्बिटल ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करे, तो आप ये कट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं इसमें अटैक इसका, और नहीं तो आप दिखा भी सकते हैं इसको, इसमें कुछ भी नहीं दिखा रखा, बस ये एम्प्टी ऑर्बिटल है इस कार्बन का और ये भरा हुआ ऑर्बिटल जिसको हम कहेंगे ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियोफाइल का, तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को दे देगा
क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है इजीली, और न्यूक्लियोफाइल को तो काम ही है इलेक्ट्रॉन को देना क्योंकि ये हमारे लुईस बेसिस होते हैं। तो फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज था और न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज था, दोनों का चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कहीं कोई चार्ज हमें दिखाई नहीं दिया। ठीक है। अच्छा, अगर साइक्लिक कैटायन हुआ, साइक्लिक आयन हुआ, सॉरी कैटायन तो नहीं, हमारा इलेक्ट्रोफाइल हमें नहीं पता कि वो कार्बन है क्या है, तो इस साइक्लिक हमारा नहीं, इसको कैटायन भी बोल सकते हैं, मैं कार्बोनियम आयन से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। तो ये जो हमारा साइक्लिक आयन हुआ, साइक्लिक कैटायन हुआ, इसमें हम क्या करेंगे, इस पर भी हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, देखिए अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर दूं तो इस इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस में, जो इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन को देकर इस पर बनाया था अपना बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गया। तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और इस कार्बन का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव जो है आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। ठीक, अब इसी को अगर हम इसकी ओवरऑल मैकेनिज्म देखें, देखिए इस ओवरऑल मैकेनिज्म में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट हुआ इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ। उस अट्रैक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट पढ़ा हुआ होगा, ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के तहत ही होता है। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में क्या होता है, रीएजेंट, ये हमारा रीएजेंट है, रीएजेंट की प्रेजेंस में ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एक एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो सपोज मैं इसे इस एटम पर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो रीएजेंट, ये आपने, ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हुआ कि रीएजेंट की प्रेजेंस, हमारी रीएजेंट क्या था, ई और न्यू, हमने एन यू ले रखा था ना, तो इसकी प्रेजेंस में क्या हुआ कि ये जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसी एक कार्बन एटम पर शिफ्ट हो गए। तो जब किसी एक कार्बन एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे तो एक कार्बन पर नेगेटिव और एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और हम इसे समझ रहे हैं कि शुरू में हम बोल रहे हैं स्टार्टिंग में, ये तो बाद की बात है कि यहाँ पर ये वाली स्पीशीज बनेगी तब, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो है, इसके जो हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो इलेक्ट्रोफाइल पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब पहले इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा तो सिर्फ पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो पाई कॉम्प्लेक्स को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि वो किसी भी पर्टिकुलर कार्बन एटम से अटैच नहीं दिखा रखा, हमने सिर्फ उसको ये डबल बॉन्ड के बीच में बस एरो बनाया और इसको ई प्लस करके हमने लिख दिया, तो ये पाई कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, पाई कॉम्प्लेक्स जो है किसी एक कार्बन से जुड़ना शुरू हो जाता है। तो कार्बन से जुड़ेगा कैसे, सपोज मैंने इस पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रही हूँ तो एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन हो क्या रहा है, धीरे धीरे तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट दिखा रखी है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ये हमारा पार्शियली हम दिखा रखा है, ये बॉन्ड जो है हमारा पार्शियल बॉन्ड है, मतलब धीरे धीरे ये बॉन्ड जो है हमारा ब्रेक होगा और जो ये वाला बॉन्ड है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस कार्बन पर हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर शिफ्ट कराए, मतलब आप सोच सकते हैं इसको कि शिफ्टिंग है इस पर, तो स्लाइटली नेगेटिव है और ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो डैश से दिखा रखा है ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। तो फाइनली क्या होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ फाइनली बन जाएगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जो है आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और अब इस पर फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहां से बॉन्ड कंप्लीटली टूट चुका है। तो इस रिएक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर स्टार्टिंग में हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के तहत यहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल ने इस वाले कार्बन पर अटैक कर दिया और इससे ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है न्यूट्रलाइज हो गए और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हमारा एज इट इज रह गया, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, और अगर इस इलेक्ट्रोफाइल पर हमारे हुए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर ये इलेक्ट्रोफाइल, इस इलेक्ट्रोफाइल पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास एक साइक्लिक कैटायन जो है यहाँ पर बन के आ सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था और ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है, रेडिटरमाइनिंग स्टेप यही होगा। फिर हमारा आता है सेकेंड स्टेप। अब जब हमारे पास ये कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन बन गया है तो इस कार्बोकैटायन पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल बचा है, रीएजेंट का जो न्यूक्लियोफाइल बचा है, वो न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पर अटैक कर देगा क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो इस पर जब ये अटैक करेगा तो हम इसको कैसे दिखा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में पार्शियल बॉन्ड्स
धीरे धीरे ये बॉन्ड फॉर्म होना शुरू होगा। जब धीरे धीरे ये बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो रहा है तो इसका हम पार्शियल नेगेटिव और इसका हम पार्शियल पॉजिटिव दिखा सकते हैं इस पर। फिर फाइनली क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड पूरा का पूरा बन जाएगा। तो ये पूरा बन जाएगा तो दोनों का ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट 1 होती है, दूसरी ट्रांजिशन स्टेट 2 होती है और इनके बीच में हमारा ये इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन होती है, यानी हम मैकेनिज्म हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की इस तरह से होती है। तो स्टार्टिंग क्योंकि रिएजेंट के इलेक्ट्रोफाइल ने की है तो इसलिए ये रिएक्शन जो है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है। और जो ये हमने यहाँ पर पहले मतलब पाई कॉम्प्लेक्स दिखाया, फिर ट्रांजिशन स्टेट, फिर इंटरमीडिएट, फिर ट्रांजिशन स्टेट सेकंड और फिर प्रोडक्ट, तो हम इसको अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हेल्प से दिखाएं तो हम कैसे दिखा सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर हमारे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये हमारी एनर्जी है। हमने शुरू में क्या ले रखा है, हमारा जो ये रिएजेंट है, सॉरी सबस्ट्रेट जो है हमारा, यानी हमारी जो एल्कीन है, उस एल्कीन को सपोज मैंने यहाँ दिखा दिया तो ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया C डबल बॉन्ड C। ठीक है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। जब इस पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट हमारी पहली बनी। तो ट्रांजिशन स्टेट पहली बनी तो मैंने इसको कुछ इस तरह से दिखा दी। मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ, पहले कंप्लीट कर देती हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बना, ये हमारा इंटरमीडिएट बना, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट 1 बनी और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 बनी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से और ट्रांजिशन स्टेट 1 में जाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है हमारा, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्लो स्टेप हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा स्लो स्टेप हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट फाइनली इंटरमीडिएट में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट जो इंटरमीडिएट में चेंज हुई तो वो इंटरमीडिएट कंपैरेटिवली स्टेबल होता है ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में, तो वो हमने एनर्जी की वजह से दिखा दी। देखिए ये एनर्जी ऐसे बढ़ रही है ना, तो ये एनर्जी हमारी रिएक्टेंट की है, ये वाली एनर्जी हमारी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की है और ये एनर्जी हमारी इंटरमीडिएट की है। तो एनर्जी हमारी इंटरमीडिएट की ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट से कम है, तो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 बनती है, तो ट्रांजिशन स्टेट 2 बनी यहाँ पर। ठीक है, उसकी एनर्जी थोड़ी सी इंटरमीडिएट से ज़्यादा, जितनी भी ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं इंटरमीडिएट की एनर्जी हमेशा उनसे कम होती है। फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, और जो ये प्रोडक्ट बन रहा है वो देख रहे हैं आप, उसकी एनर्जी यहाँ पर है, उसकी एनर्जी सबसे कम है, यानी हमारा रिएक्टेंट हायर एनर्जी था, प्रोडक्ट हमारा लोअर एनर्जी बना। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी जो है कहीं ना कहीं रिलीज हुई है, तो वो रिलीज एनर्जी है, इसलिए हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा कैसे बना। तो 2 ट्रांजिशन स्टेट होती है और इसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।